नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी की जान चली जाती है तो कानून क्यों कुछ मामलों को दूसरों से बिल्कुल अलग तरह से देखता है? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है असल में। है ना? नतीजा तो देखिए एक जैसा है। हम्म। एक जिंदगी खत्म हो गई, हम्म। पर सजा अलग-अलग क्यों भी? हम्म। आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय दंड विधान के कुछ जरूरी हिस्सों की मदद से। जी बिल्कुल। हमारे पास ना कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, उन्हीं के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि ये समझें कि कानून कैसे इरादा, मतलब इंटेंशन, हाँ, इरादा या जानकारी, नॉलेज, हाँ। और हालात, सर्कमस्टेंसेस, इनके आधार पर हत्या यानी मर्डर, हाँ। और वो दूसरी स्थिति जिसे कहते हैं आपराधिक मानववध, जो हत्या नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इनमें फर्क कैसे करता है? जी, और ये फर्क बहुत मायने रखता है सजा के लिहाज से। हाँ, वही तो, सजा में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। चलिए इस कानूनी गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। बिल्कुल। ये विषय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ। हाँ, मतलब सिर्फ बाहरी काम। हाँ, बाहरी कृत्य, बल्कि वो ये भी देखता है कि करने वाले के मन में क्या चल रहा था। उसे बहुत वजन दिया जाता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसी सवाल से, इरादा और जानकारी। मान लीजिए किसी के काम से मौत हो जाती है। कानून कैसे तय करेगा कि यह हत्या है या कुछ और? शायद धारा 105 यहां मदद कर सकती है। हाँ, धारा 105 इसी स्थिति के बारे में है। ये उस अपराध की बात करती है जहां मौत तो हुई है, लेकिन कानून उसे पूरी तरह से हत्या नहीं मानता। अच्छा। उसे कहते हैं आपराधिक मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है। और इसकी सजा वो किस बात पर निर्भर करती है? यहीं पर वो इरादे और ज्ञान वाली बात आती है। धारा 105 में दो अलग-अलग स्थितियां बताई गई हैं। दो स्थितियां? कौन सी? पहली तो ये कि अगर वो काम मौत का कारण बनने के इरादे से किया गया था, मतलब सीधा इरादा था मारने का। हाँ, या फिर ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा था जिससे पता हो कि मौत होने की संभावना है। ठीक है, ये हुई पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति है जब काम करते वक्त ये ज्ञान था, ये जानकारी थी कि इस काम से मौत हो सकती है। अच्छा, पता था कि खतरनाक है। हाँ, पता था कि खतरनाक है, जान जा सकती है, पर सीधा सीधा इरादा मारने का नहीं था, या ऐसी चोट पहुंचाने का नहीं था जिससे मौत हो ही जाए। समझी। तो दोनों स्थितियों में सजा भी अलग होगी? बिल्कुल अलग। पहली वाली स्थिति जहां इरादा था, वहां सजा ज्यादा सख्त है। कितनी? आजीवन कारावास हो सकता है या फिर कम से कम 5 साल। 5 साल? हाँ, 5 साल से लेकर 10 साल तक की कैद, और जुर्माना भी है। और दूसरी स्थिति में जहां सिर्फ ज्ञान था, इरादा नहीं? वहां सजा थोड़ी कम है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना। तो ये इरादा और ज्ञान का फर्क, ये तो बहुत ही अहम हो गया। बहुत ज्यादा। इसको एक उदाहरण से शायद और आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर सीधा निशाना साधकर गोली चलाता है। यहाँ इरादा बिल्कुल साफ है। हाँ, मारने का इरादा। मारने का इरादा। अब दूसरी स्थिति सोचिए, कोई व्यक्ति है जो भीड़ भरी सड़क पर बहुत तेज, एकदम लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। खतरनाक तरीके से। हाँ, अब उसे पता है, या पता होना चाहिए, कि ऐसे गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है। ये ज्ञान उसे है। बिल्कुल। पर उसका इरादा किसी खास व्यक्ति को टक्कर मारकर मारने का नहीं है। अच्छा। अब अगर उसकी इस लापरवाही से, इस तेज रफ्तारी से किसी की मौत हो जाती है, तो कानून इसे पहले वाले मामले से अलग देखेगा। अच्छा। देखिए, दोनों में मौत हुई, पर एक में सीधा इरादा था, दूसरे में वो काम करने का ज्ञान था जिससे मौत हो सकती है, और साथ में लापरवाही थी। तो मतलब नतीजा चाहे एक जैसा दिखे किसी की मौत, लेकिन करने वाले की सोच, उसका इरादा, या सिर्फ ये जानना कि ऐसा हो सकता है, इससे कानून का नजरिया और सजा दोनों बदल जाते हैं। ये तो बड़ा बारीक सा फर्क है। हाँ, बारीक है, लेकिन न्याय के सिद्धांत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कानून यह मानता है कि किसी काम के पीछे की मंशा, उसकी नैतिकता, उसकी गंभीरता तय करती है। सिर्फ नतीजे के आधार पर सजा देना शायद हमेशा सही ना हो। हाँ, बात तो सही है। ये दिखाता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, जिसे मेंस रिया कहते हैं। मेंस रिया? हाँ। उसे कितना महत्व दिया जाता है? अच्छा, अब एक और मजेदार स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी का इरादा तो था किसी एक को मारने का, क को। ठीक। पर निशाना चूक गया, गलती से गोली किसी और को, ख को लग गई, और उसकी मौत हो गई। अब ख को मारने का तो न इरादा था, नहीं ये पता था कि वो मर सकता है। तब क्या होगा? क्या कानून कहेगा कि भाई जिसका इरादा था वो तो बच गया, तो मामला हल्का कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहीं पर आती है धारा 102। धारा 102, हाँ। इसे कहते हैं इरादे का स्थानांतरण का सिद्धांत, अंग्रेजी में ट्रांसफर्ड मैलिस। अच्छा, ट्रांसफर्ड मैलिस मतलब ये कि कानून कहता है अगर आपका इरादा क को मारने का था या आपको पता था कि आपके काम से क मर सकता है, लेकिन गलती से ख की मौत हो जाती है, तो भी आपको उसी अपराध का दोषी माना जाएगा जैसे कि आपने क को ही मारा हो। अरे वाह, तो मतलब कानून उस बुरे इरादे को पकड़ता है, वो गायब नहीं होता चाहे निशाना कहीं भी लगे। बिल्कुल, वो इरादा, वो मंशा ट्रांसफर हो जाती है। तो इरादा अहम है, ये नहीं कि गोली लगी किसको। सही कहा, अपराध की गंभीरता आपकी मूल मंशा से तय होगी, न कि इस बात से कि नतीजा इत्तेफाक से किस पर पड़ा। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि कोई अपनी खराब किस्मत या कह लीजिए निशाने की चूक का फायदा उठाकर बच ना जाए। ये बात हुई उन स्थितियों की जहां इरादा था या ज्ञान था, या इरादा कहीं और निशाना कहीं और। अब आते हैं सबसे गंभीर मामले पर, हत्या, मर्डर। जी। धारा 103(1) इसके बारे में क्या कहती है, सजा क्या है? धारा 103(1) बहुत ही स्पष्ट है और कठोर भी। ये कहती है कि जो कोई भी हत्या करेगा, हाँ, उसे या तो मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा, या फिर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सबसे गंभीर सजा है मतलब? हाँ, समाज में जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन, इसे कानून सबसे बड़ा अपराध मानता है। लेकिन धारा 103 में एक और हिस्सा है ना, उपखंड 2, वो एक खास तरह की हत्या की बात करता है। वो क्या है? हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 103(2) ये उस स्थिति के बारे में है जब 5 या उससे ज्यादा लोग हों, एक समूह। हाँ, एक समूह के तौर पर मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं। और उसका कारण क्या होता है? कारण होता है उस व्यक्ति की नस्ल, यानी रेस, जाति, कास्ट, समुदाय, कम्युनिटी, लिंग, सेक्स, जन्मस्थान, भाषा, या कोई उसका व्यक्तिगत विश्वास, या ऐसा ही कोई और आधार। तो ये तो फिर संगठित रूप से नफरत के आधार पर की गई हत्या हुई। बिल्कुल, जिसे आजकल हेट क्राइम कहते हैं। हाँ, हेट क्राइम। कानून ऐसी हत्याओं को असाधारण रूप से गंभीर मानता है। क्यों मानता है इतना गंभीर? क्योंकि ये सिर्फ उस एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है जिसकी जान गई। अच्छा। ये उस पूरे समुदाय, उस पूरे समूह के खिलाफ एक संदेश होता है जिससे वो व्यक्ति जुड़ा है। ये समाज में डर फैलाता है, बंटवारा पैदा करता है, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा। इसीलिए कानून कहता है कि ऐसे मामले में उस समूह के हर सदस्य को, जिसने उस हत्या में हिस्सा लिया, हर सदस्य को? हाँ, हर सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। पर क्या इसका मतलब ये है कि अगर समूह में 5 लोग थे और गोली किसी एक ने चलाई तो भी सजा सबको बराबर मिलेगी? हाँ, अगर ये साबित हो जाए, कानून यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी, जिसे ग्रुप लायबिलिटी कहते हैं, उसके सिद्धांत को लागू करता है। अच्छा। अगर ये साबित हो जाता है कि वो सब एक साझा इरादे से, मतलब कॉमन इंटेंशन से, हाँ, उस नफरत भरे मकसद से हत्या करने के लिए वहां जमा हुए थे और उसमें भाग लिया, तो हर सदस्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन ये साबित करना तो मुश्किल होता होगा कि हर एक का इरादा क्या था? हाँ, बिल्कुल। व्यवहार में ये साबित करना कि हर सदस्य की दिमागी हालत क्या थी, उनका इरादा क्या था, ये एक जटिल कानूनी चुनौती होती है। लेकिन कानून का इरादा साफ है, संगठित हिंसा, खासकर जब वो समाज के कमजोर तबकों को निशाना बनाए, उसे बेहद गंभीरता से लेना है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानून कैसे न सिर्फ व्यक्तिगत इरादे को बल्कि सामूहिक नफरत और उसके असर को भी पहचानता है। अच्छा, अब एक और खास स्थिति, धारा 104। जी। ये उन लोगों के बारे में है जो पहले से जेल में हैं, वो भी आजीवन कारावास काट रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। धारा 104 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही उम्र कैद, मतलब आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वो सजा काटने के दौरान ही जेल में किसी और की हत्या कर देता है, तो उसे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर से आजीवन कारावास। और यहाँ कानून ये भी साफ करता है कि इस वाले आजीवन कारावास का मतलब होगा उस व्यक्ति की बाकी बची पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में। मतलब कोई माफी की गुंजाइश नहीं। कानून तो यही कहता है, पूरी जिंदगी जेल। तो ये उन अपराधियों के लिए सजा और भी ज्यादा सख्त हो गई जो पहले से ही सबसे गंभीर सजा काट रहे थे। इसके पीछे क्या सोच होगी कानून की? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो शायद ये कि जो व्यक्ति समाज से अलग होकर जेल में रहकर भी फिर से हत्या जैसा अपराध कर रहा है, उसे समाज के लिए शायद और भी बड़ा खतरा माना जाता है। दूसरा, ये भी दिखाता है कि कानून कुछ मामलों में, खासकर जब कोई बार बार गंभीर हिंसा करता है,
तो सुधार की संभावना को, रिहैबिलिटेशन को शायद कम आंकता है। मतलब उम्मीद छोड़ देता है एक तरह से। कह सकते हैं। या फिर ये कि कुछ अपराध इतने गंभीर हैं, खासकर जब दोहराए जाएं, कि उनके लिए सबसे कठोर दंड ही सही माना जाता है। ये जेल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि ऐसे कैदियों को कैसे संभालें। तो हमने देखा कि कानून कितनी बारीकी से देखता है। इरादा है या नहीं, ज्ञान है या नहीं, गलती से कोई और मर गया, या समूह ने नफरत में हत्या की, या कोई जेल में हत्या कर रहा है। कितनी अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल। इन सब कानूनी बारीकियों का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? मतलब हमें सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं बने हैं। ये दिखाते हैं कि हमारा समाज जिंदगी को कितनी अहमियत देता है और किसी की जान लेने के अलग अलग तरीकों को, अलग अलग वजहों को कैसे आंकता है। अच्छा। ये हमें समझाते हैं कि न्याय सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों हुआ। हाँ, क्यों हुआ और किस सोच के साथ हुआ। इरादा था या बस लापरवाही थी, नफरत थी या अचानक आया गुस्सा था, अकेले किया या झुंड में। ये सारे फर्क मायने रखते हैं। क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि ये बताते हैं कि कोई काम नैतिक रूप से कितना गलत था, कानून की नज़र में उसकी गंभीरता कितनी थी। तो मतलब कानून सिर्फ एक सजा देने वाली मशीन नहीं है, वो हमारे समाज के मूल्यों को भी दिखाता है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून न्याय करते समय एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अपराध कितना गंभीर है, अपराधी की मंशा क्या थी, समाज की सुरक्षा कैसे हो, इन सब के बीच संतुलन। हाँ, और दंड का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं होता, बल्कि अपराध की सही गंभीरता को पहचानना, भविष्य में ऐसे अपराधों को होने से रोकना, जिसे डिटरेंस कहते हैं। हाँ, डिटरेंस। और कभी-कभी अपराधी को सुधरने का मौका देना भी होता है। हालांकि जितने गंभीर अपराध होते जाते हैं, सुधरने वाले पहलू पर जोर शायद कम होता जाता है। ये वाकई एक जटिल संतुलन है। हाँ, और हमेशा बहस चलती रहती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने क्या-क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि कानून हत्या और गैर इरादतन मानव वध यानी कल्पेबल होमिसाइड में मुख्य फर्क इरादे और ज्ञान के आधार पर करता है। हाँ, इरादा था या सिर्फ जानकारी थी कि मौत हो सकती है। बिल्कुल, ये दो अलग बातें हैं और इनकी सजा भी अलग-अलग है। फिर हमने देखा वो ट्रांसफर्ड मैलिस वाला सिद्धांत कि इरादा किसी और का था, मर कोई और गया तो भी इरादा माफ नहीं होता, वो ट्रांसफर हो जाता है। सही। और हत्या के लिए सबसे कठोर सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। जी। और एक बहुत जरूरी बात, जब हत्या संगठित रूप से नफरत के आधार पर की जाती है, जैसे नस्ल, जाति, लिंग वगैरह को लेकर, हाँ, हेट क्राइम, तो कानून उसे और भी ज्यादा गंभीर मानता है और समूह के हर सदस्य को जिम्मेदार ठहरा सकता है। जी हाँ। और आखिर में जो लोग पहले से ही आजीवन कारावास काट रहे हैं, अगर वो फिर हत्या करते हैं तो उनके लिए सजा और भी सख्त है। बिल्कुल, ये सारे प्रावधान दिखाते हैं कि कानून कितनी गहराई से इन अपराधों को देखता है।